डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस की सीरीज को। इसमें हम हर एक टाइप के टेंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेरी 2 वीडियोस हैं जो अभी आप यहाँ पे आइकन में आपको दिखाई दे रही होगी। एक मैंने आपको बताया है कि हम जैसे हम लोग बोलते हैं आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, वहाँ भी मैंने टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। एंड द सेकेंड चीज जो मैंने आपको एक और वीडियो में बताई थी कि हमें इंग्लिश में बोलने के लिए, हमें इंग्लिश के लिए कितनी ग्रामर आनी चाहिए, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि टेंस एक उसका एक मेजर चैप्टर है जो हमें आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रॉपर टेंस की सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट टेंस कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेंस की शुरुआत करने से पहले एक हमारे लिए बेसिक बात ये होनी चाहिए कि एक्चुअली में टेंस है क्या। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं आज यही डील करने वाली हूँ क्योंकि आज की पहली क्लास है टेंस की। तो एक हम ओवरव्यू भी लेंगे कि व्हाट इज टेंस, माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी टेंस, लाइक व्हाई डू वी नीड टू स्टडी टेंस, क्यों हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं या इसको इतना पढ़ना कंपलसरी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दीज 2 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले क्या है हमारा टेंस। टेंस में मैंने पहला बोला कि व्हाट इज टेंस। देखो टेंस क्या है, जैसे ना उसको मैं समझाने के लिए लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स and let us start with these examples. Suppose I am saying right now I am teaching. अगर मैं कोई मुझसे बोले कि आप उस समय क्या कर रहे थे, मैं बोल सकती हूँ मैं पढ़ा रही थी, I was teaching. मैं फ्यूचर के लिए बोल सकती हूँ मैं पढ़ा रही होंगी, तो वो हो जाएगा I will be teaching. ये मेरा फ्यूचर के लिए हो गया। अगर मैं मान लो एक और ले लेते हैं, she goes to school. हम और देखते हैं they went to school. चलिए यहाँ पे ना they को हटा के यहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉमन ही रख देते हैं। एक हमने लिखा she will go to स्कूल। इन्हीं 6 सेंटेंसेस को पहले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये आई इन तीनों के अंदर में कॉमन है। यहाँ पे टीचिंग एंड टीचिंग ये भी इनमें कॉमन है, लेकिन बदल क्या रहा है, यहाँ पे एम, यहाँ पे वॉज और यहाँ पे ये विल बी बदला है। यही बदला और हमारा इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। अगर मैं बोलूं इसका मीनिंग है मैं पढ़ा रही हूं, यानी ये है आपका प्रेजेंट। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट को बता रहा है, मैं अभी इस समय पढ़ा रही हूं, ये प्रेजेंट को बता रहा है। मैं पढ़ा रही थी ये मेरे पास्ट को बता रहा है, और मैं पढ़ा रही होंगी ये मेरे फ्यूचर को बता रहा है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे तीनों में सब्जेक्ट कॉमन है, ये टीचिंग वर्ड कॉमन है, बट सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है एम, वॉज और विल बी, और हमारे सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जा रहा है, पूरा टाइम बदल जा रहा है। तो टेंस जो है वो टाइम को बदल दे रहा है ना। आपने यहाँ पे कुछ वर्ब को बदला और टाइम चेंज हो गया। जैसे एक और देखते हैं, शी गोज टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाती है, तो ये प्रेजेंट हो गया उसका, स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, यानी ये पास्ट हो गया। और शी विल गो टू स्कूल, यानी ये फ्यूचर हो गया। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये तीनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, ये तीनों शब्द एक हैं। यहाँ ये टू स्कूल कॉमन है, बट ये बदल रहा है तो सिर्फ ये गोज, वेंट और विल गो लग गया, और सेंटेंस में पूरा इसका टाइम ही बदल गया। यही आपका टेंस है। तो टेंस क्या होता है एक्चुअली में, टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंस की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो टेंस में जो हमें मेजर पढ़ना होता है वो वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना होता है कि किस सिचुएशन में किस टाइप का वर्ब हमें लगाना है, कैसा वर्ब हम वहां लगाएं कि हमारा जो काम है वो सही से डिस्क्राइब हो सके। सपोज करिए ये क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी आप पढ़ रहे थे,
and somebody came and they ask you कि what are you doing, या कब से पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप आंसर क्या देंगे, I have been studying. सपोज आपको पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए तो आप बोलेंगे I have been studying for 2 hours. I have been studying. ये भी तो टेंस ही है, ये भी तो बता रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. आपके मान लो जो सिस्टर हैं वो 1 घंटे से सो रही हैं, तो क्या आप मान लो सुबह 8 बजे से वो सोई रही हैं, अभी तक उठी नहीं है, तो आप कह सकते हैं माई सिस्टर हैज बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock. My father has been doing this work since morning, or like since 2018. These all are tense. तो टेंस में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, हमें टेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ना होता है, और वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे बदलता है या वो वर्ब हम चेंज करते हैं उससे हमारा टेंस मतलब टाइम ऑटोमेटिकली बदल जाता है. तो हमें टाइम को चेंज करना है तो हमें वर्ब को चेंज करना होगा. सब्जेक्ट आप कॉमन भी रख सकते हैं. तो क्या बदलते हैं हम लोग, वर्ब. सो व्हाट इज टेंस, अगर हमसे कोई टेंस पूछेगा तो हम क्या कह सकते हैं, तो टेंस इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स. टेंस क्या हुआ, वर्ब फॉर्म्स का सेट होता है. सेट का मतलब कलेक्शन. हम अलग अलग वर्ब पढ़ेंगे, अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे और वो हमारा टेंस मतलब हमारा टाइम को बदल देगा. इसको मैं एक और बात बोलूं तो टेंस हमारा जो है वो ये है कि वो वर्ब का एक वो पार्ट है जो हमें किसी सेंटेंस के एक्शन के, किसी सेंटेंस के स्टेट के बारे में बताता है. उसको भी हम लोग अपना टेंस कहते हैं. इज इट क्लियर? बट अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, टेंस की डेफिनेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. टेंस को समझना इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग अगर टेंस के बारे में बोलें कि टेंस होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, टेंस एक्चुअली में इसमें हम वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं और उन वर्ब्स की मदद से हम अलग अलग टाइम की सिचुएशंस को या स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. एंड दैट इज योर टेंस. सेकेंड चीज कि हमें टेंस को पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका आंसर ये रहेगा, अगर सपोज करिए कि आप कोई काम पास्ट में शुरू हो गए अभी भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, जब से आप कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. सेकंड, मैंने बोला कि मैंने 2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कर लिया, इसको कैसे बोलेंगे, आई कंप्लीटेड और आई डिड माई ग्रेजुएशन 2 years ago. आई डिड माई ग्रेजुएशन, राइट. लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि यस मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, यस मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ये इसमें क्या बोलेंगे, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क. मैंने आपसे पूछा आपने अपना काम कब पूरा किया, आई आस्क व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क. मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. यू कैन सी कि कितना सारा यहाँ पे वेरिएशंस आ रहा है, कितने सारे हम लोग अलग अलग वर्ब्स को यूज कर रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई this shows that yes, to study tense in detail is very important. Why? जब हमें टेंस आएगा, हमें सिचुएशंस का पता रहेगा, हमें उसके बेसिक्स आइडियाज को पता रहेगा, हम वैसे ही यहाँ पे लगा देंगे. मैं किसी ने मुझसे पूछा क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मैं बोल सकती हूँ आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ. आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ, मतलब मैं आगे तो जा सकती हूँ ना, इनकम्प्लीटनेस को शो कर रही हूँ. मैंने नेवर हैव प्लस बीन यानी इन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया. अभी चीजें हो सकता है आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो, बट ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो ये सीरीज में लेके आई हूँ, जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको डिटेल में इसको अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहना है. इस समय आपको मेरी बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है तब भी आपको मेरे साथ लगे रहना है. ज्यादा अपना दिमाग इस समय पे आप मत लगाइए, एकदम नॉर्मल होकर बैठे रहो और बने रहो. पूरा टेंस खत्म हो फिर भी आपको बातें समझ में ना आए तब आप मुझे अपना बात बोल सकते हैं कि मैम आपने अच्छे से हमें नहीं पढ़ाया. ठीक है, तो टेंस पढ़ना, टेंस होता क्या है, टेंस में एक्चुअली हम वर्ब्स को पढ़ते हैं, वर्ब्स के कलेक्शन को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स को पढ़ते हैं जिसे हम डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं. वर्ब टेंस पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि टेंस से ही हमें अपने टाइम के बारे में पता चलता है, सिचुएशंस के बारे में पता चलता है. इसीलिए टेंस एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सही तरीके से इंग्लिश बोलने में. आपको दोनों आंसर्स मिल गए हैं. अब हम बात करते हैं कि टेंस के टोटल में कितने टाइप्स के होते हैं. तो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे टेंस टोटल कितने टाइप का होता है. हाँ बताइए. यस,
टेंस आपका 3 टाइप का होता है, और वो 3 टाइप में कौन कौन आ जाता है? आपका प्रेजेंट, जिसको हिंदी में वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल जो हमारा होता है। टोटल 3 हो गया। अब इन 3 को भी हम फर्दर एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक बनता है हमारा सिंपल, इसको नोट करते चलना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलो। फिर रहेगा हमारा इनडेफिनेट, फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारा रहता है परफेक्ट, और फिर हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट? तो टोटल देखा जाए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसके टोटल ही 3 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी 3 हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये भी 3 हो गया। और सेम मैनर में ये भी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन टोटल में हमें 15 टाइप ऑफ टेंसेस को पढ़ना है। यस, एब्सोल्युटली 15 टाइप ऑफ टेंसेस को हमें पढ़ना है। 15, आपने कितने पढ़े थे अभी तक? 12। क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट को सेम कैटेगरी में रख देते हैं। तो सिंपल और इंडेफिनिट एक ही कैटेगरी में आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6 9 और 12। तो 12 नहीं, हम 15 पढ़ेंगे। देखो क्यों 15 पढ़ेंगे, मैं ना एक बात मानती हूँ, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो ये ना हमारा एक प्रैक्टिस फील्ड है। प्रैक्टिस फील्ड में आप जितना अच्छा करोगे, जितने ज़्यादा ट्रिक्स को सीखोगे, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करोगे, अपने आप को चैलेंज करोगे, उतना अच्छा आप बैटल फील्ड में परफॉर्म करोगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन देती हूँ कि ये क्लासरूम जो है ये एक बैटल फील्ड नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है हमारा। यहाँ पे हमें अपने आप को एक्सपेरिमेंट मोड में रखना है, हमें बहुत रिजिड नहीं रहना है। अब आपके ब्रेन में आएगा कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंडेफिनिट, because in so many books we have seen that they both come in the same category, but yes, these both have certain differences. And before starting simple and indefinite, let me tell you the difference between simple tense and indefinite tense. तो एक छोटी सी आपके लिए हम अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो कि सिंपल टेंस जो है वो आपके, मैंने देखो सिंपल का मतलब सिंपल प्रेजेंट भी था, सिंपल पास्ट भी था, सिंपल फ्यूचर भी था, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपल लिखा है। ऐसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट मैंने इंडेफिनिट ही लिखा है। अगर मैं सिंपल की बात करूं, जिसके जितने भी आपके चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो, इनके अंदर में कोई भी एक्शन नहीं होता है, इनके अंदर में कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता है। अगर हम किसी भी टेंस को सिंपल कह रहे हैं, उसमें कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता, नो फिजिकल एक्शन। लेट मी शो यू हाउ। सपोज मैं आपको एक प्रेजेंट का एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। इसको हम लोग इंडेफिनिट में बोलने की बजाय हम इसको सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना स्टेट बता रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। बट अगर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका फिजिकल एक्शन होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, तो बोलेंगे आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, ये एक्शन को शो कर रहा है कि मैं पढ़ाती हूँ, ये एक्शन है, पढ़ाना ये एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान बता रही हूँ। ये हमारा हुआ सिंपल और ये हुआ हमारा इंडेफिनिट। अगर मैंने कहा शी विल बी माय, मान लो वाइफ ही बना देते हैं, क्या यहाँ पे आपका कोई एक्शन हो रहा है कि वह मेरी पत्नी होगी? पहले विल बी क्यों लगाया ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं बता रही हूँ सिंपल और इंडेफिनिट में क्या अंतर है। सिंपल में यही अंतर है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। इसीलिए ना इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी नोट करवाने हैं, लेकिन इंडेफिनिट में एक्शन होता है। ये पहला पॉइंट दोनों के बीच में क्लियर है।
दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से रखना है, और मैंने एक डिफरेंट वीडियो में ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है, कि जितने भी सिंपल वाले जो चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, तीनों टेंस के कितने भी आप सेंटेंस बनाओ, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको पैसिव वॉइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मत जानकारी रखो, अभी कुछ सर्च नहीं करना व्हाट इज पैसिव वॉइस, नो नो नो, डोंट डू इट। बस इतना सा ब्रेन में रखो, मैम ने बोला है जितने भी सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, उनमें से किसी का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट क्या लिखो, इनका हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं आगे लिख दूं आई टीच इंग्लिश, इसका पैसिव बनेगा। अभी तुम्हें पैसिव नहीं पता तो इट्स ओके, अभी आपको जानना भी नहीं है, बस अपना कॉपी में लिख लो, जब बारी आएगी पैसिव वॉइस की तब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तब वहां पे ये पॉइंट दोबारा डिस्कस करेंगे, अभी बस लिख लो। दूसरी बात, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि भाई ऐसा क्या है इनमें, क्यों नहीं बना सकते हम इनका पैसिव वॉइस, आप एक रीजन देंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलो ये वाली बात ना हम थोड़े दिनों बाद में करेंगे, जब पैसिव वॉइस डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि सिंपल टेंसेस में कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है और इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंडेफिनिट टेंसेस में फिजिकल एक्शन होता है और इनका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका एक चीज प्रेजेंट होती है और उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपके ब्रेन में जो ये डाउट आया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और आपको नहीं पता है इस बारे में, तब मैं आपको बोलूंगी, एक बार मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को लेके एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहां जाके देखो और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। इनमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्या होता है वहां मैंने अच्छे से समझाया है। इनमें आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्योंकि, चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट भी वर्ब का होना चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेंगे। आपको एक बात पता है, हम ना बहुत कुछ पढ़ते तो हैं, बट हम कभी बेसिक्स नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक्स पे फोकस करना है। इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल टेंसेस, but in indefinite tenses there is verb object and we can make the passive voice of indefinite sentences. Is it clear? And that is the difference between simple and the indefinite. And now we have to study in detail what is simple present, simple past and simple future. फटाफट से इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और आगे की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो यहाँ पे, नोट कर लिया, अब इसको हटा दिया जाए। अब हेडिंग डालिए, आज की क्लास में हम एक टेंस को कंप्लीट करेंगे और वो टेंस रहेगा हमारा सिंपल वाला। लिखो आगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, इसकी मेन वर्ब कौन होती है। सिंपल प्रेजेंट की जो मेन वर्ब होती है वो होती है आपकी या तो इज या एम या फिर आर। सिंपल प्रेजेंट की जो मेन वर्ब होती है वो तो या तो इज होती है या एम होती है या आर होती है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, इस किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है जरा मुझे बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या किसी भी एक व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम लोग इज लगाएंगे। एम किसके साथ लगाएंगे, एम को सिर्फ और सिर्फ आप आई के साथ लगाएंगे, और बचे हुए सब्जेक्ट्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में
हम लोग आर लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि हमारा वी, हम, यू, वे, मतलब यू मतलब तुम, और दे मतलब वे, इन सब के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, आर। क्लियर है। और इनका इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन वर्ब है वो इज एम आर ही है, इसमें कोई और दूसरा वर्ब हम लगाते ही नहीं है। मतलब चाहे इसका पॉजिटिव बनाए, इसका नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, कुछ भी बनाए, इसमें सिर्फ इज एम आर आएगा। इज एम आर आता है तो ये कोई एक्शन तो कर नहीं रहा है, अकेले आके इसका हिंदी में को तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है, इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह आता है तो ये हमारा स्टेट बताता है, एक्शन नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होती है, दैट मीन्स नो फिजिकल एक्शन। इन सेंटेंसेस में कोई फिजिकल एक्शन नहीं होती है। इन सेंटेंसेस में सिर्फ हमें स्टेट बताई जाती है, और क्या बताया जाता है, आइडेंटिटी बताई जाती है, हमारी पहचान, और क्या बताया जाता है, हमारा रिलेशन बताया जाता है, और क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ये कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू हम जो हमारे सिंपल प्रेजेंट के थ्रू बताई जाती हैं। स्टेट मतलब जैसे मैंने कहा, आई एम गुड, मैं अच्छी हूं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। अपनी पहचान मैंने बता दी, मैं एक टीचर हूं, ये मेरी पहचान हो गई, आई एम अ टीचर। हमारे बीच में रिलेशन क्या है, हमारे बीच में आप कह सकते हैं शी इज माई मैम, वो मेरी मैम है, शी इज माई मैम। मैं आपकी क्या हुई, मैम हुई, हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन है, हमारा रिलेशन हम बता रहे हैं। हम क्वालिटी बता रहे हैं, मैंने कहा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी मतलब बताते हैं जब हम उसकी मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे मैंने कहा गिलास में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। यहाँ पे इज क्या बता रहा है, मेन वर्ब बता रहा है। नंबर बता सकते हैं, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। और यहाँ पे आप देखिए इज एम आर को ही हम यूज कर रहे हैं, और इसमें से कहीं भी हमने कोई भी एक्शन नहीं किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्टेट बताने का काम कर रहा है। शी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर वॉइस इज अमेजिंग। Absolutely, you can see there is no action in the sentence. सी ये चीजें ना आपको इतनी ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि अरे इसमें कोई एक्शन नहीं है, मुझे क्या, हम ना बहुत ज्यादा ट्रांसलेट जो करते हैं, व्हाई वी डू ट्रांसलेशन, बिकॉज ना हम वहां पे समझ ही नहीं पा रहे कि हमें बोलना क्या है। अब आपको पता है कि यार देयर इज नो एक्शन एंड आई जस्ट वांट टू टेल माय स्टेट। अब वो स्टेट मेरा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ, हम दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, मात्रा बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इज एम आर लगा डालू। और सोचना ही क्यों है आपको, इसी से तो हमारी फ्लुएंसी आएगी। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, वो मैंने यूसेज बताया, कहाँ कहाँ उसे यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो पॉजिटिव में आपका जो सब्जेक्ट है, यानी जो भी आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, ही शी इट, किसी का नाम या आई, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में आपने इज एम आर अपना लगा दिया मेन वर्ब की तरह। और इसके बाद वाला जो ये शब्द है ना, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है क्लास में, आप वहां जाके देख लेना। और आपने यहाँ पे लगा दिया ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बन गया सेंटेंस, खत्म। ठीक है। अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने क्या बोला, इन सेंटेंसेस में सिर्फ यही आते हैं और किसी की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर हमें इनका स्टेट में, जैसे मैंने कहा कि नहीं यार मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, मैंने कहा वो अच्छी नहीं है, शी इज नॉट गुड,
ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, द ड्रेस इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। मैं क्या कर रही हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने सब्जेक्ट को लिख दे रहे हैं जैसा पहले था। फिर हमने डायरेक्ट यहाँ पे इज एम आर को लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट लगाया और फिर हमने यहाँ अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है ही नहीं, सीधा इज एम आर के बाद में आपने नॉट लगा दिया। अगर मुझे इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होता, अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा, हमेशा याद रखिएगा इंट्रोगेटिव बनाने में हमेशा आपका जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। इस केस में क्या है कि आपका एक ही वर्ब सेंटेंस में अवेलेबल है, यही वाला, तो यही उठ के आगे आ जाएगा, यानी यही आपका आगे आ गया इज एम आर। फिर आपने अपना सब्जेक्ट लगा दिया और फिर अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा, क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई अ टीचर। क्या वह मेरी बेटी है, इज शी माई डॉटर। क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। यू कैन सी हमने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इज एम आर अवेलेबल है हमारा वर्ब के रूप में, तो हमने इज एम आर को ही सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। आपके ब्रेन में एक डाउट आ सकता है कि मैम जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कहीं पे हम लोग WH वर्ड लगाते हैं, कहीं हम लोग WH वर्ड नहीं लगाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप आंसर करते समय सिर्फ यस या नो में अपना आंसर करें तो सीधा अपना वर्ब से शुरुआत करिए, कोई भी WH वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, इज शी माई डॉटर, हाँ ना, तो हमने सीधा वर्ब से शुरुआत कर दी। उनका तुम मेरी डॉटर क्यों हो, है ना, वह मेरी डॉटर क्यों है, वाई शी माई डॉटर, वाई आर यू माई डॉटर। हम एक स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा, हाँ ना के अलावा। यार मैं टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर, मैं टीचर क्यों हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, आंसर हाँ या ना। देन ओनली वर्ब, वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट एंड देन योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वर्ब के अलावा वहां पे अगर हमें हाँ या ना के अलावा कुछ भी बोलना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम अजय है, इज योर नेम अजय, मैंने इससे शुरुआत किया। और मैंने क्या, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें हाँ या ना के अलावा कुछ बोलना पड़ेगा, तो व्हाट इज योर नेम। इज इट क्लियर? मैंने कहा क्या तुम लेट हो, आर यू लेट। अगर मैंने कहा तुम लेट क्यों हो, व्हाई आर यू लेट। नाउ इन दीज सेंटेंसेस ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आर यू अजय, क्या तुम अजय हो, यहाँ पे सिर्फ मैं उनका नाम पूछ रही हूँ, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैंने मेन वर्ब की तरह वहां पे आर को यूज किया, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या आप लेट हो, आर यू लेट, कोई एक्शन नहीं है, बिकॉज लेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है। सो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और इसका अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल देखना है तो मैंने इसका एक बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट को लेके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया होगा कि पहली बात है कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट से अलग कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपली बोले इंडेफिनिट में कोई ना कोई एक्शन रहता है और उसमें एक वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टीचर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इस आई के ही बराबर है। सो आई और टीचर दोनों एक ही लोग हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इनमें वर्ब का ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना सकते और इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होता है। मैंने कहा ग्लास में कुछ पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, एक्शन नहीं। अब आपको समझ में आएगा ना तो आप बना लोगे। चलो मैं आपको ना कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, उनको आप बना के ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए एक लिखिए, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्या वे दयालु हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या तुम्हारी जेब में कुछ है, अच्छा इसको रहने दो, इसको ना दूसरे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, इसको रहने दो, थर्ड वाला मत लिखो, उसको लिखो। क्या मैं एक अच्छी टीचर हूं, तुम बहुत प्यारे हो, ठीक है।
ये कुछ सेंटेंस है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इन द कॉमेंट सेक्शन। और भी मेरे से ज्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है और मेरा इंस्टाग्राम है, आप जहां मुझसे चाहें वहां मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए एक साथ में सीखते हैं और एक साथ में बहुत सारा इंजॉय करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपने टेंस के पार्ट नंबर 2 को करेंगे, यानी आज हम लोग अपने सेकंड टेंस को करेंगे और हमारा सेकंड टेंस है सिंपल पास्ट। देखो, टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना इसीलिए है ताकि आपको जो ट्रांसलेशन है, जो समझ में नहीं आता कि इसमें हमें क्या बोलना है, ये प्रॉब्लम आपको दूर करनी है। अभी मैं आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, उसके रूल्स पढ़ा रही हूँ, उसमें सेंटेंसेस बता रही हूँ, फिर मैं ना इन्हीं चीजों को स्टोरी के थ्रू आपको दिखाऊंगी, ठीक है ना। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सिंपल प्रेजेंट में हमने ये सीखा था कि अगर हमें अपनी प्रेजेंट की स्टेट बतानी है जहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैम आप कौन है, तो मैं क्या बोलूंगी, जैसे सिंपली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप कौन है, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे मैम हु आर यू। अच्छा, अब आर यू, यहाँ पे जो आर है ना वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हुआ। इवन इफ मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, तो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज योर नेम, तो मैंने क्या कोई एक्शन किया? नहीं। इन सेंटेंसेस के अंदर में कोई भी एक्शन नहीं होता, और अगर प्रेजेंट का स्टेट है तो वो इज एम आर के थ्रू बताया जाता है। और अगर यही चीज हमें पास्ट के बारे में जाननी है तो हम अपना वॉज वर्ब के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे वॉज वर्ब हमारा ओनली एंड ओनली मेन वर्ब की तरह काम करेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे हम वो कंप्लीटली अपना स्टेट बताएगा और कोई भी एक्शन नहीं है इन सेंटेंसेस के अंदर। क्लियर है ना ये बात? बहुत अच्छे से इस चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी एक्शन नहीं है। जैसे आप लोग ने, हर एक बच्चे ने स्टोरी पढ़ी होगी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा था। क्योंकि यहाँ कोई एक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमने सिंपली बोला वहां एक राजा था, सिंपल। क्योंकि कोई एक्शन नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे वॉज वर्ड लगा रहे हैं, उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना पड़ा। क्लियर है? ये मैं बात बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ ताकि आप बेसिक सी चीजों को बहुत अच्छे से समझें और फिर उसको अपनी लाइफ में लेके आए और एक अच्छे स्पीकर की तरफ में जाए आप, और एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएं, ना कि बस काम चलाओ हमने चीजें सीखनी है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आप कैसे भूल सकते हैं। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा दिया था, तो सिंपल पास्ट उसी का कॉन्टिन्यूएशन है आपका। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा था ऐसी एक्शंस, वहां पे हमारा जो इज एम आर था वो मेन वर्ब था। यहाँ पे जो है ये आपका वॉज एंड वर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम करेगा। तो इस चीज को कॉपी में डालो, वॉज वर्ब एज अ मेन वर्ब। वॉज वर्ब को हमें मेन वर्ब की तरह काम करवाना है, ठीक है। वॉज वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो उस सेंटेंस में कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता, नो फिजिकल एक्शन। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक स्टेट, एक इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है। ऐसे जैसे स्टेट में क्या हो सकता है, जैसे कि अगर मैं मान लो अभी मैं नहीं पढ़ाती, पहले मैं पढ़ाया करती थी, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं एक टीचर थी, आई वॉज अ टीचर। इसका मतलब मैं कोई एक्शन तो परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना स्टेट बता रही हूँ कि मैं कौन थी, मैं एक टीचर थी, और ये मेरी पास्ट की आइडेंटिटी है। ये हो गया मेरा टीचर होना, ठीक है। मान लो अभी हम लोगों के बीच में ना दुश्मनी हो गई है, लेकिन पहले हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो हम क्या बोलेंगे, वी वर गुड फ्रेंड्स, कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वी वर गुड फ्रेंड्स। ये जो हमने क्या बताया, हमारे और उनके बीच में रिलेशन कैसा था, ये हमने हमारा पास्ट का रिलेशन बताया कि हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना। मैंने कहा, सपोज करिए मैंने आपको बोला था कि मुझे ना एक कुछ खरीदना था, मान लो घर खरीदना था मुझे, बट आपने कहा मैम आपने घर खरीद लिया। मैंने कहा नहीं यार, घर बहुत महंगा था। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द हाउस वॉज
वेरी एक्सपेंसिव। यार घर बहुत ज्यादा महंगा था या घर बहुत ज्यादा दूर था, तो ये क्या हो गया, ये हम बता रहे हैं कि घर बहुत महंगा था, तो ये क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई कि महंगा होना। मैंने कहा यार लड़की तो बहुत खूबसूरत थी, द गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लड़की बहुत खूबसूरत थी, गर्ल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, हमने कहा क्लास में कितने बच्चे थे, आपने कहा मैम ज्यादा नहीं थे, आई थिंक कोई 10 बच्चे थे। देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने बच्चे थे, 10 ही बच्चे थे। हमने यहाँ पे सिंपली क्या बता रहे हैं, हम क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब मात्रा बता रहे हैं। फिर कोई एक्शन नहीं हो रहा वहां पे। अगर हम यहाँ पे अनकाउंटेबल बताएं, जैसे कि ओके, मैंने कहा देयर वर चलो देयर वॉज मच वाटर इन द बकेट। मान लो मैंने कहा बकेट में तो काफी पानी था, तुम कैसे कह सकते हो कि पानी नहीं था। यहां पे हमने क्या बताया, यहां पे हमने उसकी क्वांटिटी बताई। देखो सॉरी मैंने यहां गलत कर दिया। क्वांटिटी में यहां तो हम नंबर बता रहे हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। यहां हमने नंबर बताया, यहां हमने क्वांटिटी बताई। क्वांटिटी ना एक्चुअली हम किसकी बताते हैं, जो हमारा अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम मात्रा कहते हैं। और नंबर किसके बताते हैं, काउंटेबल के, जिसको गिना जा सकता है। ये मैं आपको बाद में जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। जैसे पानी को गिना नहीं जा सकता तो मैंने यहाँ पे वॉज लगाया, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है तो वर लगाया, तो ये नंबर बता रहा है, ये मात्रा बता रहा है। अच्छा, ये जो मैंने 5 सेंटेंस लिखे हैं, अब ये चीज ना देखो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ। आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि मैम हमें स्पोकन में ये नहीं जरूरी है, आपको सुनने में भी आएगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करती। बट क्योंकि जब भी मैं खुद भी पढ़ती हूँ या मैं पढ़ाती हूँ, मैं इसी बात को बिलीव रखती हूँ कि अगर हमें हर चीज का बहुत अच्छे से बेसिक्स पता होता है, उसको समझना उतना ही आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आपको खुद भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कैसे समझोगे चीजों को। जैसे अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस में आप देखिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ पास्ट की आइडेंटिटी, पहचान बताई जा रही है। आपको अगर अपनी पास्ट की पहचान बतानी है, मैं आपको मान लो मैंने कहा वे मेरा भाई था, वह मेरा भाई था, बन गया ही वॉज माई ब्रदर। तुम खूबसूरत थे, यू वर ब्यूटिफुल। तुम इंटेलिजेंट थे, यू वर इंटेलिजेंट। मैं कौन थी, मान लो मैं एक अच्छी कुक थी, आई वॉज अ गुड कुक। ठीक है, तुम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग थे, यू वर अ गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, मैंने कहा वहां पे कोई भी नहीं था, देयर वॉज नो वन। तुम परेशान क्यों थे, वाई वर यू अपसेट। राइट, क्या कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जब मैंने बोला कि तुम अब परेशान क्यों थे, वाई वर यू अपसेट, तुम थके हुए हो, यू आर टायर्ड। ठीक है, इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट से अपनी बात को, जैसे ट्रांसलेशन का प्रोसेस ना इसीलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी डिटेल में काम ही नहीं किया। ये है आपको यहाँ पे, और मैं इसके एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए हैं। तो इसको ना इसीलिए ऐसे एकदम सिंपल सा रखो, जब भी मुझे पास्ट का कोई भी अपना स्टेट बताना है, एक्शन नहीं हो रहा, सिंपली वॉज वर्ब को वहां पे लगाओ, उसके बाद में कोई भी दूसरी वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे हमने कहा वह ईमानदार था, तो हम बोलेंगे ही वॉज ऑनेस्ट। वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, तुम परेशान थे, यू वर अपसेट। राइट, और हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं खाना अच्छा नहीं था, द फूड वॉज नॉट डिलीशियस। ड्रेस कंफर्टेबल नहीं थी, द ड्रेस वॉज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, वहां कोई नहीं था, देयर वॉज नो वन।
कोई एक्शन है नहीं, और मुझे आराम से इस चीज को मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे तो पहले से पता है कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, पास्ट टेंस स्टेट है, वॉज वर्ब लगाओ, काम खत्म करो। तो ये सारे हो गए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाती हूँ तो मैं सबका नेगेटिव नहीं बना रही, तो मैं आपको अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं ना आपको किसी 2-3 का 1-2 का नेगेटिव दिखा देती हूँ। देखो इसका अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो इसका नेगेटिव बनेगा आई वॉज नॉट अ टीचर। आई वॉज नॉट अ टीचर, हम अच्छे दोस्त नहीं थे। वी वर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो ये वॉज एंड वर है इसी के बाद हमने नॉट लगा दिया। हमने कुछ नहीं किया, अपना सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट के बाद हमारा वॉज या वर, फिर हमने नॉट। और आपको मैंने ऑलरेडी एक क्लास में, सबसे बेसिक क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है कि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और मेरा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। आपको बिल्कुल भी 1 सेकंड भी सोच विचार नहीं करना है कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, आप लोग ना कोशिश करिए जब आप बोलेंगे कि आप ना ये वॉज प्लस नॉट को एक साथ में बोलेंगे, तो ये बनेगा आपका वॉजंट, और आप ना वर प्लस नॉट को एक साथ में बोलेंगे तो ये आपका बनेगा वरंट। इसको आप कोशिश करिए कि आप एक ही साथ में बोलें, इसको ब्रेक करके ना बोलें। जैसे आई वॉजंट अ टीचर, वी वरंट गुड फ्रेंड्स, द हाउस वॉजंट वेरी एक्सपेंसिव, देयर वरंट 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर वॉजंट मच वाटर इन द बकेट। इज इट क्लियर? सो नाउ ट्राई टू just understand the things and then everything will be sorted. Now let's make some interrogative sentences. अब याद को देखो, इंट्रोगेटिव का भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। आपने ना, हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, बट यहाँ पे क्या है ना कि ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी एक ही वर्ब है तो उसी को आगे ले आएंगे। तो क्या करेंगे, अपना वॉज या वर ही आगे आ जाएगा और हमारा सब्जेक्ट रहेगा, और जो ये वाला शब्द है ना उसको यहाँ पे रखेंगे और हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं टीचर थी, वॉज आई अ टीचर, क्या हम अच्छे दोस्त थे, वो वी गुड फ्रेंड्स, क्या वह ईमानदार था, वॉज ही ऑनेस्ट, क्या तुम अपसेट थे, वर यू अपसेट, है ना, ये हमारा बन गया। अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें, अगर हमें इसी में नेगेटिव भी बना देना है तो बहुत इजी है। आप क्या करिए, इस वॉज प्लस वर वाला जो है, या तो इसको वॉजंट बना दीजिए या इसको वरंट बना दीजिए, और फिर अपना सब्जेक्ट और फिर अपना ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तो दिक्कत नहीं है कि वॉज को किसके साथ यूज करते हैं। देखो वैसे तो ना आई के साथ में जो आता है वो आपका प्लूरल वर्ब आता है, लेकिन वॉज हमारा आई के साथ भी यूज होता है, और बाकी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट या किसी भी इंडिविजुअल का नेम, उन सबके साथ वॉज लगाइए। और जो वर्ब है ना वो आप जैसे यू, दे, वी, इन सब के साथ में आप वर्ब लगाइए। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं है। तो ये चीज ना बहुत बेसिक सी है, बहुत आसान सी है, इसको आपको करना है। आपके लिए होमवर्क के रूप में इतना सा ही रहेगा कि आप मुझे 10 सेंटेंसेस, और कमेंट में तो कम से कम आप मुझे 3 से 4 ही सेंटेंस आप कमेंट में लिखेंगे कि मैम यस हमें समझ में आ गया वॉज वर्ब को हम कैसे मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, और मुझे ये चीज हेल्प भी कर रही है। ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको सच में हेल्प कर रही है तो। और अगर कोई भी आप मुझसे अपनी बात शेयर करना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने आप को फील फ्री टू डू दैट। और ज्यादा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं देन टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल फ्यूचर करने वाले हैं। अब देखो सिंपल फ्यूचर में ना मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस किस टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक टीचर होंगी, तुम मेरे भाई होगे, वह खूबसूरत होगी, पापा वहां होंगे, मेरी जेब में 10 रुपए का नोट होगा। ठीक है ना।
अब इन सेंटेंसेस में आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी में भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने जैसे बात बोली अभी कि वह खूबसूरत होगी, क्या यहाँ पे कोई काम हो रहा है? कोई एक्शन वर्ड तो अवेलेबल है ही नहीं। अब जब हमारी सेंटेंस में कोई भी एक्शन वर्ड अवेलेबल ही नहीं है, बट हमें वर्ब तो लगानी पड़ेगी। अब हम क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है तो विल या शैल तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अच्छा, तो सिंपल हेडिंग डालो, सिंपल फ्यूचर। हेडिंग क्या है हमारा? सिंपल फ्यूचर। इसमें ना आपको क्या करना होता है, जब हमें ये भी कंफ्यूजन होता है कि मैम ये बी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में हम लोग ना विल या शेल जब लगाएंगे तो इसके बाद ना हम बी लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये हमें बी लगाना क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इसके अलावा हम कुछ और भी लगा सकते हैं क्या? तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ। एक होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, ठीक है ना। मॉडल वर्ब्स में क्या होता है, ये ना टोटल 13 होते हैं। इन 13 में से 10 होते हैं जिनको हम कहते हैं कंप्लीट मॉडल वर्ब्स, और दूसरे होते हैं हमारे पार्शियल मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो जो कंप्लीट मॉडल वर्ब्स है ना, उसकी लिस्ट में हमारा 10 आता है। वो 10 कौन कौन सा है, जिसमें से एक तो यही है जो आपको दिखाई दे रहा है, विल, वुड। ये नोटबुक में आपको नोट करना है। शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, और कौन बचा है? यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन आता है? नीड, डेयर, यूज टू। तो ये तो हो गए 3, इसमें आते हैं 10। कौन बच गया? विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, कैन, और 10th पे हो गया कुड। अब जब भी ना आपको अपने सेंटेंस में कभी भी इन 10 वर्ब को यूज कर रहे हो तो हमेशा याद रखना, दीज वर्ब्स लिखिए अपने नोटबुक में, दीज वर्ब्स कैन एक्ट एज अ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस। ये जो वर्ब्स है ना, ये एक सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकती हैं, एंड दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। ठीक है, दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम, ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये है। अब जो मेन वर्ब आएगा आपका, जो मेन वर्ब आएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, क्योंकि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इसमें मेन वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करूं तो बेस फॉर्म में आएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूंगी कि बेस फॉर्म क्या होता है। तो ये ना अपना मेन वर्ब का जो लेता है वो बेस फॉर्म आता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो नीड, देयर एंड यूज टू है, ये सेंटेंस में आपकी दीज वर्ब्स कैन act as a helping and main verb। अब ये जो verbs है ना, ये सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन दोनों की तरह आ सकती हैं। इसीलिए हम नीड को, डेयर को, यूज्ड टू को अकेले भी यूज कर सकते हैं और वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अकेले आ सकती हैं, लेकिन ये जो 10 की 10 वर्ब है ना, ये सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं आ सकती। इनके बाद जो आएगा वो हमेशा एक मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? बेस फॉर्म आएगा। परेशान मत होना, एक वर्ब के अलावा बाकी सारे बेस फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म के इक्विवेलेंट है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे बी लगाया है, तो बी क्यों लगाना है और क्यों, अब तो ये समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा मैं एक टीचर होंगी या वह खूबसूरत होगी, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, शी विल ब्यूटिफुल।
पहला तो आपको ये डाउट खत्म होना चाहिए कि अकेला विल क्यों नहीं आ सकता। अकेला विल इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इनमें से जो 10 के 10 आपको दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकते। इनके बाद हमेशा ही हमेशा एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, इसीलिए आप इनमें से किसी को अकेले नहीं लगा सकते, चाहे वो आपका विल ही क्यों ना हो। यहाँ पे क्लियर हो गई। अच्छा, अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे बी ही क्यों लगाएं, क्योंकि देखो बी मतलब होता है होना। जैसे अभी मैंने आपको एक टेबल बनाती हूँ, बनाओ। एक लिखो टेबल में बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेस फॉर्म जो होता है वो होता है आपका प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म, मतलब सारे फॉर्म यहीं से निकले हैं, ये बी होता है। बी हमारा बेस फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो है ये आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में ये आपका कौन सा होता है, प्लूरल होता है। ये आपका प्लूरल वर्ब है, जो कि है आपका कौन, आर और एम। सेकंड जो है ये पास्ट में यूज होता है, जो है आपका वॉज एंड वर। थर्ड जो है इसको हम परफेक्ट में यूज करते हैं, ये है आपका बीइंग। फोर्थ जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, बीइंग। और फिफ्थ जो है ये प्रेजेंट टेंस की सिंगुलर वर्ब है, जो है हमारा इज। बात क्लियर है। अभी मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, जहां पे मैंने आपको आर, एम और इज को मेन वर्ब की तरह और वॉज वर्ब को मेन वर्ब की तरह मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो भी आपके, अगर ये पांचों में से अगर वर्ब का 5 फॉर्म्स उसके बन सकते हैं तो वो मेन वर्ब बन सकता है। इसीलिए आपने देखा था आर, एम, वॉज वर्ब, इज, ये सब हमने मेन वर्ब की तरह ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम बी को मेन वर्ब की तरह पढ़ेंगे। अब मैंने क्या बोला, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। इसका मतलब हो गया होना, ठीक है। आर, एम और इसका मतलब हो जाता है। जैसे मैं टीचर हूं, सो आई एम अ टीचर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, है वाला। वॉज वर्ब का मतलब हो जाता है था, ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त था। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी। और मैं टीचर होंगी, आई विल बी अ टीचर। अब क्योंकि देखो 2 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये कंप्लीट मॉडल में से आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सेंटेंस बिना मेन वर्ब के पूरा नहीं होगा, तो मेन वर्ब आएगा ही आएगा। ये कभी भी अकेले नहीं आ सकते, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, बेस फॉर्म। इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप मुझसे ये भी पूछ सकते थे अगर मैं इसको इसी कैटेगरी में डाल देती कि मैम आर और एम भी तो आ सकता था, आई विल एम आर टीचर, ऐसा भी तो हम सोच सकते थे, तो फिर मेरे पास में एक अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि एम और आर फर्स्ट फॉर्म है, बी जो है वो बेस फॉर्म है। और बी के अलावा जितने भी फर्स्ट फॉर्म होते हैं वो सब आपस में इक्वल ही है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ बी एक अलग है, ठीक है ना। इसीलिए इसके बाद में ये एक ना एक वर्ब आ रहा है और कोई एक्शन है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी, ठीक है ना। तो पहले इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, लिखो मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में 2 टाइप होते हैं, कंप्लीट मॉडल वर्ब्स एंड पार्शियल मॉडल वर्ब्स। कंप्लीट मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकते हैं। इनको हमेशा एक मेन वर्ब की जरूरत होती है और मेन वर्ब अपने बेस फॉर्म में आती है। ये 10 वो वर्ब्स हैं। पार्शियल मॉडल वर्ब्स में ये 3 होते हैं, नीड, डेयर एंड यूज टू। जब मॉडल्स पढ़ेंगे तब इनको पढ़ लेंगे सबको अच्छे से। ये सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम कर सकते हैं। इस टेबल को कंप्लीट करो, उसके बाद में इस टेबल को अपनी कॉपी में बनाओ। और हाँ, एक और ना एक काम करना, इसमें एक और ऐसे करके कॉलम बना के छोड़ देना, और एक और, मतलब एक ये रहा और दूसरा और तीसरा, क्योंकि आगे की वीडियो में हम इनको भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने एक के ऊपर बात की, बी के ऊपर इज, एम, आर, वॉज वर्ब को मेन वर्ब की तरह हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम बी को मेन वर्ब की तरह पढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर है, इसको हटा देते हैं।
अब देखो, अब हमें लिखो अपना पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि वह खूबसूरत होगी, तो हमने बोला फ्यूचर है तो हम क्या लगाएंगे, विल। लेकिन मैंने कहा विल कभी भी अकेले नहीं आ सकता, इसके बाद हमेशा एक मेन वर्ब आएगा। क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो सिर्फ हम क्या लगा देंगे, बी। शी विल बी ब्यूटीफुल। वह खूबसूरत होगी को हमने क्या लिख दिया, शी विल बी ब्यूटीफुल। ठीक है, मान लो शी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऐसा नहीं है, अब सब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप विल शैल कुछ भी लगाओगे जो आपका कंप्लीट मॉडल्स में था, तो यहाँ पे आपका वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। मैंने कहा दे, वे वहां होंगे, दे विल बी देयर, वे वहां होंगे, दे विल बी देयर, वे वहां होंगे। वहां मेरे पापा होंगे, देयर विल बी माय फादर। वहां मेरे पापा होंगे, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है, होना बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैंने बोला, मान लो कोई लड़की है, आप लड़की को बोलो वहां मेरी पत्नी होगी, तो आप क्या बोलोगे, वहां मेरी पत्नी होगी, क्या बोलोगे, शी विल बी माय वाइफ। क्योंकि एक्शन नहीं है, फ्यूचर का सिर्फ और सिर्फ आप स्टेट बता दो, शी विल बी माय वाइफ, वहां मेरी पत्नी होगी, कोई एक्शन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा देयर विल बी सम स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट्स होंगे। मैंने खड़े रहने होंगे, बैठे नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कहा क्लास के बाहर कुछ स्टूडेंट होंगे। सो देयर विल बी सम स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लास। इज इट क्लियर? इनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि विल शैल आपके सेंटेंस में अकेले नहीं आ सकता। वी ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। यहाँ पे एक्शन है नहीं तो एक्शन वर्ब लगा नहीं सकते। इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अलग है और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होना बताना है, जो हमारे बी से ही हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बी लगाना कंपलसरी है। कल क्लियर है ये बात? अब इसी चीज का आप नेगेटिव में देखो। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, ये शी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट आपका, फिर आपने विल लगाया, फिर इसके बाद नॉट लगाना और यहाँ पे फिर अपना बी लगा देना। शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं होगी। शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत नहीं होगी। अब इस एक चीज अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, विल प्लस नॉट को हम जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलते हैं वो होता है वांट, और शैल प्लस नॉट को जो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं वो होता है शांट। इज इट क्लियर? तो मैंने बोला शी वॉन्ट बी ब्यूटीफुल, है ना। वे वहां नहीं होंगे को क्या बोलेंगे, दे वॉन्ट बी देयर। वे वहां नहीं होंगे, दे वॉन्ट बी देयर। मेरे पापा वहां नहीं होंगे, हम बोल सकते हैं माई फादर वॉन्ट बी देयर। वहां मेरे पापा नहीं होंगे, देयर वॉन्ट बी माई फादर। ठीक है, वहां मेरी वाइफ नहीं होगी, शी वॉन्ट बी माई वाइफ। वेरी इजी। अब आपके दिमाग में ये जो बी वाला जो पोर्शन है, क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना कंपलसरी है? इसीलिए जब भी आप विल लगा रहे हो और कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो आपको एक और एक ना एक आपको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। और इसमें हमें इज एम आर वॉज वर्ड नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें होना बताना है। तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। क्लियर है ना? अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में आप अपना विल या शैल लगा लीजिए, उसके बाद में आप बी लगाइए और फिर अपना आगे का ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, विल या शैल, उसके बाद में आपने अपना नॉट लगाया, फिर बी एंड देन योर ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अगर हम इसके इंट्रोगेटिव बनाए तो कैसे बनेगा, क्या वह खूबसूरत होगी, विल शी बी ब्यूटीफुल। क्या वे वहां होंगे, विल दे बी देयर, है ना। लाइक मैंने बोला क्या वहां मेरे पापा होंगे, विल देयर बी माय फादर। क्या वह मेरी वाइफ होगी, विल शी बी माय वाइफ।
तो इसमें क्या बनाना है, विल आगे लगाइए, फिर अपना सब्जेक्ट लगाइए, फिर अपना बी लगाइए और अपना ऑब्जेक्ट। बट हाँ, एक बात ध्यान रखनी है कि जनरली ना हम मॉडर्न इंग्लिश में अब ऐसा नहीं करते फर्स्ट पर्सन के साथ हमें विल शैल या ऐसे कुछ कंपलसरी है, नहीं। आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस में तो आप दोनों के साथ में मतलब किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आप आराम से विल लगा सकते हैं। बट ध्यान रखिए, जब आप अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना रहे हैं और उसका जो सब्जेक्ट है वो है आपका आई या वी, तो आप शैल लगाइए और फिर अपना आई बी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे शैल आई बी अ टीचर। क्या मैं एक टीचर होंगी, शैल आई बी अ टीचर। क्या मैं एक टीचर होंगी, शैल वी बी देयर। क्या हम वहां होंगे। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप वहां पे अपना विल लगा दो। जैसे विल माई मदर बी हेल्दी। क्या मेरी माँ हेल्दी होगी, विल माई मदर बी हेल्दी। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है जो हमें ये बी क्यों लगाना पड़ता है, बी लगाना कंपलसरी क्यों है, तो पहला क्वेश्चन है कंपलसरी क्यों है, क्योंकि जितनी भी आपकी ये वर्ब्स होती हैं मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं, ये हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब की तरह होती है एंड दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है वो अपने बेस फॉर्म में आता है। बी जो है वो बेस फॉर्म है, एम और आर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए हम बी लगाएंगे। एम आर या बाकी कोई और फॉर्म हम नहीं लगा सकते। फर्स्ट ये बी हम लगा कब रहे हैं, डायरेक्ट विल के बाद में बी हम तब लगा रहे हैं जब इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, यही सिंपल को इंडेफिनिट से अलग करता है। सिंपल में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा और जब यहीं पे एक्शन आ जाएगा तो बी लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे शी विल गो देयर, बट शी विल बी देयर, वह वहां होगी, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो मैंने सिर्फ बी लगा दिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ तब हमें सब्जेक्ट विल के बाद डायरेक्ट बी लगा रहे हैं जब वहां पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ में अपना विल शैल और विल शैल लगाया, फिर बी लगाया, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट विल शैल और फिर बी, विल शैल के बाद नॉट और बी के पहले आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव है तो बाकी सब सब्जेक्ट्स में आप विल लगाइए, सिर्फ और सिर्फ आई और बी के साथ में आप शैल लगाइए। यहां तक क्लियर है। आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क में देती हूं। एक तो लिखिए, ग्लास में पानी होगा, ठीक है, वह लंदन में होगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।